Hello everyone. Today we will discuss our next topic, that is seed germination and dormancy. मतलब क्या होती है कि जो सीड है आपकी वो स्टार्टिंग में क्या आती है, क्वेसेंट स्टेज में रहती है, दैट मीन्स रेस्टिंग स्टेज में रहती है। रेस्टिंग स्टेज से वो किस तरीके से जर्मिनेट करेगी, क्या क्या कंडीशन होंगी फेवरेबल उसके लिए जो वो जर्मिनेट करेगी, और मतलब जब वो जर्मिनेशन करती है तो उसमें क्या मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डील करेंगे। आज का टॉपिक हमारा स्पेशली सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड रहेगा। प्लांट डेवलपमेंट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक मतलब कि जैसे कि प्लांट है उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग से सीड सेट होगा, फिर सीड सेट होने के बाद अगेन फिर जो सीड है वो बनने के बाद क्या करेगी, सीड से अगेन प्लांट बनेगा, सीडलिंग होगी, देन वो प्लांट मैच्योर होगा, फिर से फ्लावर बनेंगे, तो एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। In higher plant, life cycle began with the germination of seed. Seed of an angiospermic plant develop from a fertilized ovule within the ovary. हमें पता है ओव्यूल जब फर्टिलाइज्ड होगा तो उससे एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। जबकि आपकी ओवरी होती है उसको आप क्या बोलते हो, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। A mature seed is a cosent structure consisting of an embryo surrounded with a food-laden tissue and the endosperm or cotyledon enclosed in a protective covering that is known as seed coat। ये क्या बता रही है कि जो आपका मैच्योर सीड होती है वो क्या होती है, उसमें एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के साइड में सराउंडेड रहता है एम्ब्रियो किस चीज़ से, फूड लेडन टिश्यू से, जिस टिश्यू को आप क्या बोलते हो, एंडोस्पर्म कोटलीडन बोलते हो। ठीक है, और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग उसको प्रोटेक्ट करती है कंप्लीट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को, उसको आप सीड कोट बोलते हो। द एम्ब्रियो इज द फ्यूचर प्लांट एंड कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस विद प्लूम्यूल एंड रेडिकल। जो प्लूम्यूल होगी वो आपकी फॉर्मेशन करेगी फ्यूचर में सूट की, और रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। All viable seed have a capacity to germinate when provided with suitable environment condition after completing their dormancy condition। That means जब आपकी सीड थी वो जर्मिनेट करने से पहले एक रेस्टिंग स्टेज में थी ना, रेस्टिंग स्टेज के बाद में उसे कुछ फेवरेबल सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस जब चाहिए वो सब मिलेंगी तो वो जर्मिनेट करेगी। आफ्टर सेडिंग मतलब प्लांट से गिरने के बाद seed have a particular lifespan during which they must get suitable condition for germination otherwise lose their viability। that means कि seed जो होती है उसका कुछ एक particular क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतने टाइम के अंदर ही अगर उसे फेवरेबल कंडीशन आप देते हो तो वो जर्मिनेट करेगी। अगर वो एक बार टाइम पीरियड क्रॉस कर जाता है तो फिर क्या है, उसकी वाइबिलिटी लॉस, दैट मीन्स वो जर्मिनेट अब नहीं करेगी। सीड आर एबल टू रिमेन क्वेश्चंट और इन रेस्टिंग स्टेट इन वेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन। तो वो क्या है, सीड अब रेस्टिंग स्टेज में तब तक रहेगी, किसका वेट करती, फेवरेबल कंडीशन का, कि फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब मैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट है आपका सीड जर्मिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी सीड जर्मिनेशन की, सीड जर्मिनेशन कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवेंट्स बाय विच द एम्ब्रियो ऑफ ए ड्राई क्वेश्चंड सीड इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ सीडिंग। Seed germination is the resumption of metabolic activity within the seed which lead to the growth and development of embryo into seeding या seedling भी बोल सकते हो आप इसको। यह आपका एक इन्होंने एक्सटर्नल व्यू दिखा रखा पी सीड का। इसमें यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट होता है, एक पोर होता है स्मॉल, इसको आप बोलते हो माइक्रोपाइल, और इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हो, हाइलम। यहाँ पर जो आउटर लेयर है इसकी टेस्टा, एंड यहाँ पर ये इसने प्रोजेक्शन दिखा रखे रेडिकल की पोजीशन। ठीक है, जब आप सीड की ऊपर कवरिंग को रिमूव कर देते हो तो उसको ओपन करते हो तो ये जो दो टिश्यूज दिखाई देते हैं ये आपके होते हैं कोटलीडन्स, और यहाँ पर आपकी रेडिकल है, ये प्लूमिल। प्लूमिल क्या बनाएगी, फ्यूचर सूट, एंड रेडिकल क्या बनाएगा आपका, फ्यूचर रूट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी ऑफ सीड जर्मिनेशन। मतलब कि अब सीड फिजियोलॉजी ऑफ सीड जर्मिनेशन से क्या मतलब है कि अब उसके अंदर कौन से मेटाबॉलिक चेंज आएंगे जिसकी वजह से उसमें इनिशिएशन होगा सीड के जर्मिनेशन का। फर्स्ट क्या है, सीड आर क्वेश्चंट और रेस्टिंग पार्ट ऑफ प्लांट विद लोएस्ट मेटाबॉलिक रेट। दैट मीन्स जब सीड आपकी क्वेश्चन स्टेज पे रहती है, रेस्टिंग स्टेज पे रहती है, तो उसमें मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो बहुत ही कम रहती है। इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट क्या रहेगा,
सीड पोजेस वेरी लो वाटर कंटेंट, मतलब जब आपकी सीड रेस्टिंग स्टेज पे रहती है तब उसमें क्या क्या होता है, वाटर का कंटेंट बहुत कम होता है, 16 to 15%, 6 to 15% नियरली, विच इज़ इनसुफिशेंट फॉर मेंटेनिंग द टर्गर डिज़ायर फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या होता है आपका, जैसे टर्गर टर्जिडिटी इंक्रीज करती है प्लांट की, सेल्स वेल्स करती हैं आपकी, इनोगेट करती हैं, और क्या होता है जब स्टोमेटा बन जाता है तो उसमें भी टर्जिडिटी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि जब जब आपके गार्ड सेल टर्जिड होंगे तब आपका स्टोमेटा ओपन कर जाएगा, अदरवाइज रिमेन क्लोज रहेगा। तो उस टाइम पे वाटर कंटेंट कम है तो मतलब टर्जिडिटी मेंटेन नहीं कर पाती है सीड। सेकंड क्या है, द रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन इनसोल्यूबल फॉर्म विच कैन नॉट एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब कि रेस्पिरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं ना, बेसिकली फूड को ब्रेक डाउन करके हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और क्या बचता है, फिर उसमें से एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, एनर्जी जो निकलती है वो एनर्जी हम अपटेक कर लेते हैं। तो उस टाइम फूड के अंदर जो स्टोर फूड है वो इनसोल्यूबल फॉर्म में, दैट मीन्स वो जो फूड है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह अब एक्ट नहीं कर सकता। सेकंड है, सीड कोट एक्ट एज बैरियर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अपटेक इन द ड्राई सीड इज हाईली रिड्यूस। फोर्थ, हार्ड सीड कोट ऑल्सो प्ले फिजियोलॉजिकल प्ले फॉर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ग्रोथ के लिए रेडिकल प्लूमेल्स को बाहर निकलने के लिए जो हार्ड सीड कोड है परमिएबल नहीं होता, बैरियर मतलब क्या, रुकावट एक्ट की तरह करता है। सेकंड एंड फिफ्थ क्या है, एंजाइम एंड ग्रोथ रेगुलेटर रिमेन इनएक्टिव एंड आर प्रेजेंट इन लो कंसेंट्रेशन इन ड्राई सीड। तो फिर क्या क्या चेंज आएंगे, तो हमने कंडीशन पढ़ी कि जब ये रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तब कौन से फैक्टर होते हैं। अब है मेटाबॉलिक चेंज ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ये सारे फैक्टर्स जो है वो चेंज कर जाएंगे ताकि सीड क्या जर्मिनेट करे। तो सीड जर्मिनेशन स्टार्ट विद द हाइड्रेशन ऑफ सीड, मतलब सीड को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ सीड विच सेट ऑन ए सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड फाइनली जर्मिनेशन ऑफ सीड। These events are discussed here only one by one. फर्स्ट है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से क्या समझे, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट विद द अपटेक ऑफ वाटर आइदर थ्रू द फंक्शनल माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पार्ट दिखाया ना मैंने अभी सीड के ऊपर, या तो माइक्रोपाइल से अपटेक करेगा वाटर को या फिर थ्रू द सीड कोट। सीड कोट इम्बाइब वाटर, वाटर को लेगा, बिकम सॉफ्ट बन जाएगा और फुली परमिएबल हो जाएगा ऑक्सीजन एंड वाटर के लिए। फिर वाटर ऑफ एंट्री ऑफ द वाटर विद इन द सीड एक्टिव द प्रोटोप्लास्ट एंड सब ऑर्गेनली ऑफ सीड एम्ब्रियो सेल, ताकि वो सारे के सारे ऑर्गेनली क्या कर सके, फंक्शन कर सके, इसलिए वाटर की एंट्री होते ही आपके सब ऑर्गेनली जो कर देंगे एक्टिव हो जाएंगे। Various enzymes which are present in inactive form are activated and new ones are also synthesized. New metabolic pathway are carried out to induce the germination. Next है respiration. तो respiration में क्या रहेगा, फर्स्ट मेटाबॉलिक चेंज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इंक्रीज करेगी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को एट ए कॉन्स्टेंट रेट से। स्टार्टिंग में जो रेस्पिरेशन होगी वो आपकी रहेगी फुली एनारोबिक टाइप, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, इनिशियली वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी फुली डेवलप नहीं होता है ड्राई सीड के अंदर। सेकंड फेज में जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक हो जाएगी, फिर एरोबिक हो जाएगी, ऑन हाइड्रेशन होने से अपटेक ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द सीड कोट इंक्रीज कर जाएगा। अब क्या है, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्रिस्टे की फॉर्मेशन होने लग जाएगी और क्या है वो फुली मतलब ऑक्सीजन को यूज करके एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। इन द थर्ड फेज देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द रेट ऑफ respiration. At this time hydration of seed is almost completed and seed coat breaks. सुक्रोज आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, मतलब सुक्रोज का ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ रिजर्व फूड। तो ऑन हाइड्रेशन रिजर्व फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलेसिस एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। Starch is hydrolyzed into glucose by alpha and beta amylases. Lipids are hydrolyzed to produce the fatty acid and glycerol by किस एंजाइम से, लिपिड लाइपेज। Fatty acid are further metabolized by beta oxidation. Proteins are acted upon by proteolytic enzymes, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड्स। दैट मीन्स क्या है कि जो भी आपका सबस्ट्रेट है, जो भी आपका कंपाउंड वो जिस चीज़ से मिलके बना उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो एंजाइम वहाँ एक्ट करते, स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में अमाइलेज की हेल्प से,
लिपिड किससे मिलके बने होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से, तो वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एंजाइम यहाँ एक्ट करेगा लाइपेज। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से, तो अमाइनो एसिड से अमाइंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका एंजाइम प्रोटीन को करेगा डिग्रेड, वो आपको प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रहेंगे। प्रोटीएज एक है आपका एंजाइम प्रोटीनेज, एक एंजाइम होता है आपका पेप्टाइडेज। प्रोटीनेज हाइड्रोलाइज करता है लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन को, जबकि आपका पेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है वे स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स को करते हैं। पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियेज कन्वर्ट इनटू न्यूक्लिक एसिड इनटू एंड न्यूक्लियोटाइड्स। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होना मतलब डीएनए और आरएनए जो भी होते हैं उनकी फॉर्मेशन होनी। ड्यूरिंग द एमरजेंस ऑफ रेडिकल, जब आपकी ग्रोथ क्या होती है, रूट क्या बाहर निकलता है, रूट पार्ट दैट इज रेडिकल, तो सेल डिवीजन टेक प्लेस। इट इज एक्म्प्लिश्ड बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। एक्टिवेशन ऑफ डीएनए से क्या बनेगा रैपिडली, फिर आरएनए बनेंगे, आरएनए से फिर आगे प्रोटीन्स वगैरह बनते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या बनेगा आपका नया डीएनए बनेगा, और इस डीएनए से क्या होगा आरएनए बनेगा। बोथ डीएनए एंड आरएनए कंटेंट्स इन एम्ब्रियोनिक एक्सिस इंक्रीज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। मोबिलाइजेशन ऑफ फूड, as soon as the reserve food is converted into similar soluble forms, ये ट्रांसलोकेट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम एम्ब्रियोनल एक्सिस की तरफ में। कहाँ पर जो आपका रिजर्व फूड था वो कोटिलिडन के अंदर क्या है, एंडोस्पर्म्स के अंदर, कोटिलिडन्स के अंदर स्टोर है, वहाँ से वो मोबिलाइज करेगा कहाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस की तरफ। ठीक है। एंड लेटर ऑन ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस विया फाइलम। स्टार्टिंग में तो सिर्फ ऐसे ही क्या होता है ट्रांसलोकेशन, आपका डिफ्यूजन, सेल टू सेल डिफ्यूजन से होता है, पर बाद में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है ये फ्लोएम, जो आपका बाद में टिश्यू बन जाता है फ्लोएम, जो आपका फूड को ट्रांसलोकेट करेगा। इन सीरल स्केटुलम plays an important role in nitrogen metabolism and transportation of sucrose। ठीक है। इन एम्ब्रियोनिक एक्सिस मोबिलाइज्ड फूड परफॉर्म फॉलोइंग। अब जो ये फूड गया है ये ऐसे तो ट्रांसलोकेट नहीं हुआ, कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन रहा होगा इसका, तो वो फंक्शन क्या है? फर्स्ट इज प्रोटीन फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो आपके जो प्रोटीन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो प्रोटीन क्या बनाएंगे आगे, एम्ब्रियो जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है, दैट मीन्स उसके नए पार्ट्स बन रहे हैं, उन नए पार्ट्स को बनाने में आपके प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। Second, carbohydrate. Carbohydrate and lipids provide energy for various biosynthetic processes. Third is nucleic acid control the synthesis of proteins and hence all embryonic development. सिक्स पार्ट आपका चेंज क्या रहेगा, सिक्स चेंज रहेगा हॉर्मोन्स में। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन द एम्ब्रियोनल एक्सिस। कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस में, एंड आर ट्रांसलोकेटेड टू स्टोर द टिश्यू वेयर दे काज डीनियोसिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। ये क्या करेंगे फिर ट्रांसलोकेट कर जाएंगे वहाँ उन स्टोर टिश्यूज़ के अंदर जहाँ पर जाकर ये क्या करेंगे नए सिंथेसिस करवाएंगे एंजाइम्स की। जिबरलिक एसिड्स इज नोन एज टू इंड्यूस द डीनियोसिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज। कहाँ पर, एंडोस्पर्म में। जिबरलिक एसिड जो आपका एक हार्मोन होता है प्लांट के अंदर, ये हार्मोन क्या करवाता है, अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस में प्ले करता है रोल। सिंथेसिस ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड आरएनएज एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय द जिबरलिक एसिड। मतलब आपके जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है आरएनएज, इसको भी सिंथेसिस कौन करवाता है, इनको भी जिबरलिक एसिड। लाइक वाइज साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करवाते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को इन कुकुरबिटा। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब हार्मोन बन गए हैं आपके, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन सब की सिंथेसिस हो गया, फूड का ब्रेक डाउन हो गया, तो फिर क्या हो रहा है एम्ब्रियो का एक्टिवेशन, मतलब कि एज ए रिजल्ट ऑफ सोल्यूबलाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल एंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, एम्ब्रियो एक्सिस स्टार्ट करेगा ग्रो करना। एम्ब्रियो स्टार्ट ग्रोइंग एक्टिवली बाय सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन। एट फर्स्ट रेडिकल ग्रो रैपिडली, देन क्या करेगी वो सॉफ्ट सीड कोट से बाहर निकलेगी और अपने लिए क्या करेगी सोइल के अंदर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी अपने आप को, और वहाँ पर क्या बनाएगा रेडिकल प्राइमरी रूट। द प्ल्यूम्यूल ग्रो टू प्रोड्यूस एरियल सूट। डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ ऑफ द प्ल्यूम्यूल सीड जर्मिनेशन इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, प्ल्यूम्यूल की ग्रोथ के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप क्या रहेगी आपकी एपिजियल जर्मिनेशन। एम्ब्रियोनल एक्सिस एनलार्ज इनटू
in the hypocotyl region so that the whole seed along with the cotyledon come out of the soil। ये देखो, ये आपकी सीड है जो कि सोयल के अंदर डीपली है। फिर क्या होगा, वहाँ से रेडिकल निकलेगी। रेडिकल निकले के बाद जब आपका ये एम्ब्रियोनियल एक्सिस है, ये क्या करेगा, ये हाइपोकोटाइल रीजन से अपवर्ड मूवमेंट करेगा। इसकी वजह से जो आपके पूरा का पूरा कोटलीडन है ये सोयल से बाहर आ जाएगा। अब ये सारी जर्मिनेशन अबाउ द सोयल हो रही है ना, इसीलिए इसको एपिजियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपिजियल। तो कोटलीडन बिकम ग्रीन एंड फंक्शन फॉर फर्स्ट लीव। ये देखो कोटलीडन यहाँ पर ग्रीन है और ये एक्ट करने लग जाएगा एज ए फर्स्ट लीव की तरह। एंड जर्मिने जैसे इसमें आपका जर्मिनेशन ऑफ ये बीन सीड का आपको जर्मिनेशन दिखा रखा है। क्लियर। नेक्स्ट है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर क्या रहेगा, उसमें क्या था, सारी जर्मिनेशन अबाउट द सीड उससे सोयल हुई थी। इसमें क्या रहेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस एनलार्ज इन द हाई एपिकोटाइल रीजन। उसमें क्या था, हाइपोकोटाइल रीजन, एपिकोटाइल रीजन टू बीइंग फर्स्ट फोलिएज लीफ अबाउ द ग्राउंड। यहाँ पर देखो आप, सीड है, रेडिकल गया, यहाँ पर एम्ब्रियो फर्स्ट जो प्लूम्यूल है ये यहीं पर सोयल के नीचे ही अभी भी, और आपकी जो कोटलीडन भी रिमेन सोयल के नीचे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट बस लीफ ही ऊपर जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट लीफ। हाइपोकोटाइलल रीजन रिमेन्स शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट एंड द कोटलीडन रिमेन इनसाइड द सोयल। इसी वजह से इसको बोला जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। विद द अपेयरेंस ऑफ ग्रीन लीव सीडलिंग बिकम इंडिपेंडेंट। क्योंकि सीडलिंग इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएगी, ग्रीन लीव बनने के बाद में ये क्या करेगा, खुद से फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। ये डिफरेंस याद रखना भी, इसके अंदर क्या रहता है, जो आपका कोटलीडन रहता है वो रिमेन सोयल के नीचे रहता है, लेकिन उसमें आपका कोटलीडन क्या है, सोयल से अबाव चला जाता है और फर्स्ट क्या करेगा, लीव्स की तरह एक्ट करने लग जाता है। देन फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं आपकी सीड की जर्मिनेशन को, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स रहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या रहेगा, जैसे वाटर। अब स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था ड्राई सीड को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर मिलेगा तभी उसकी मेटाबॉलिक जो है प्रोसेस स्टार्ट होंगे। उसके अंदर क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो वो स्टार्ट होगा, रिजर्व फूड का मोबिलाइजेशन है वो स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या रहेगा, वाटर। भी वो वाटर की अवेबिलिटी जरूरी है। The external supply of the water is the primary requirement for the initiation of germination in seed and quiescent seed, dry and quiescent seed. In the primary stage, water is imbibed by the hydrophilic colloidal present on the seed coat and get interior। जो हाइड्रोकोलाइड्स प्रेजेंट है ना सीड के ऊपर, वो क्या करेंगे, इम्बिबिशन का जो प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा रखा है, वहाँ पर देखना जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो किस तरीके से इस प्रोसेस को करते हैं। Imbibition is followed by a osmotic uptake of water and water is needed to perform। क्या क्या करता है वाटर यहाँ पर, फर्स्ट सॉफ्ट द सीड कोट दैट अलाउ द रेडिकल एंड प्लूम्यूल टू इमर्ज आउट ऑफ द सीड कोट। सेकेंड, वाटर इंक्रीज कर देता है परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट की। थर्ड, ये कैरियर कर ऑफ होता है ऑक्सीजन का एंड दस एड इन द कन्वर्जन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। फोर्थ क्या रहेगा, एक्टिवेट द प्रोटोप्लाज्म टू कैरी आउट द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। फिफ्थ क्या फंक्शन रहता है वाटर का, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वाटर। सोल्यूबलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्ट, फूड्स का क्या प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से होता है। बाय डेवलपिंग द टर्गर प्रेशर इन द सेल, वाटर एड ग्रोथ में भी प्ले करता है रोल। नेक्स्ट है आपका फैक्टर ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द सीड जर्मिनेशन इन वेल एरिएटेड सोयल, दे डू नॉट जर्मिनेशन इफ बरिड। अगर हम डीप सोयल के अंदर उनको दबा देते हैं तो सीड क्या है, जर्मिनेट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। एंड इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन एंड हेंस सीड जर्मिनेशन इन दैम। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, जर्मिनेशन भी उतना ही फास्टली चलेगा। थर्ड फैक्टर रहता है आपका टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द सीड जर्मिनेशन वेरी करती है प्लांट टू प्लांट, जनरली बिटवीन द 15 to 30 डिग्री सेल्सियस रहती है फॉर द मेजर ट्रॉपिकल सीड्स के लिए। एंड टेम्परेचर अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को। सर्टेन सीड्स परमिएबल
रिक्वायर डायurnal फ्लक्चुएशन ऑफ हाई एंड लो टेम्परेचर, दैट मीन्स दिन में हाई रात को लो टेम्परेचर, ठीक है। वेयर एज अदर रिक्वायर लो टेम्परेचर बिफोर जर्मिनेशन, मतलब प्लांट टू प्लांट वेरी करता है किसको कितना टेम्परेचर चाहिए। अब डेजर्ट वाले वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं प्लांट, जो आपके पोलर रीजन्स वाले होते हैं वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। Light. In majority of the cultivated plants, seed germination is not affected by the light. They germinate well both in the light and dark condition. Seeds तो इसलिए जो seeds affect नहीं होती लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस से उनको हम बोलते हैं नॉन फोटोब्लास्टिक सीड, ठीक है। ये टर्म आपकी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछी जाती है, नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। Sensitivity of the seed to large light is a specific character. The seed in which the germination is promoted by the light are called positive photoblastic seed, ठीक है भाई, जो सीड लाइट की टुवार्ड में ग्रोथ करेगी, ठीक है। और जो आपकी जर्मिनेशन को जो तब आप सॉरी इन विच द जर्मिनेशन इज प्रमोटेड बाय द डार्क, अगर क्या है उसमें लाइट से जो प्रमोट कर रही है जर्मिनेशन तो आप बोलते हो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक। अगर डार्क प्रमोट करता है जर्मिनेशन को तो आप बोलते हो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। फोटो मतलब लाइट, ब्लास्टिक मतलब टुवार्ड उस तरफ ग्रोथ करना। तो जो आपकी लाइट के की प्रेजेंस में नहीं काम कर रही है, डार्क की प्रेजेंस में काम कर रहा है प्लांट, तो उसको आप नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड बोल दोगे। नेक्स्ट है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ सीड जर्मिनेशन। रेड लाइट क्या करती है भाई, स्टिमुलेट करती है जर्मिनेशन को, और फार रेड लाइट जो होती है वो आपकी इनहिबिट करती है। रेड एंड फार लाइट सेंसिटिव इज मेडिएटेड बाय कुछ पिगमेंट्स एंड फाइटोक्रोम्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, वो इनकी सेंसिटिविटी को चेक करते हैं। फोटो पीरियड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रेट एंड परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन। फिफ्थ है इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन इन द जर्मिनेशन। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो जर्मिनेशन को रोकते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट, सेलेनिटी ऑफ द सोयल, मतलब कि सोयल के अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होना, इथाइलिन हार्मोन है, इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट तक। कि याद रखना भी इथाइलिन क्या करता है, सीड की जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है आपकी, ये थे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर। अब है इंटरनल भी, सीड के अंदर कुछ खुद के इंटरनल फैक्टर ऐसे होते हैं जो उनकी क्या करते हैं, सीड की जर्मिनेशन को रोकते हैं। जैसे फर्स्ट है वायबिलिटी। वायबिलिटी टर्म होती क्या है, द एबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट व्हेन प्रोवाइड विद ऑप्टिमम कंडीशन इज कॉल्ड वायबिलिटी। With the passage of time, seed lose its power to germinate. Thus, such seed are certain viable period in which they can germinate. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि प्लांट का या सीड का कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, जिस टाइम पे उसको ऑप्टिमम कंडीशन मिले तो वो जर्मिनेट करेगा। अगर एक बारी वो पीरियड आउट हो जाता है, निकल जाता है, तो उसके बाद उसे कितनी भी ऑप्टिमम कंडीशन दे दो, वो सीड जो है जर्मिनेट नहीं करेगी। तो ये सीड का जो वायबल पीरियड होता है ये वेरी करता है, किसी में फ्यू आवर्स का होता है, किसी में डेज का, कुछ वीक्स का, मंथ का। तो सीड ऑफ मेमोसा, एस्पेरेगस एक्सेट्रा कैन रिमेन वायबल अप टू 100 ईयर्स। Longevity of the seed is influencing by the condition during storage and percentage of hydration पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है सीड बरीड अंडर फ्रोजन, मतलब अगर हम बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पे रखते हैं सीड को स्टोर करके तो वह वाइबल रह सकते हैं अप टू 10,000 ईयर्स तक। डंप वेदर और हाई टेम्परेचर यूजुअली रिड्यूस करता है वेबिलिटी को। सीड ऑफ द सेवरल स्पीसीज ऑफ ओक्सैलिस किल्ड ड्यूरिंग व्हेन ड्राइड, जैसे कि ओक्सैलिस की कुछ स्पीसीज हैं जिनकी सीड को अगर हम स्टोर करते हैं तो वो किल्ड हो जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सीड एग्जिबिट लॉन्गेटिविटी ड्यू टू इम्प्रीमेबल ऑफ सीड कोट, ठीक है। सीड कोट इम्प्रीमेबल नहीं होने की वजह से क्या करेंगी, वो अपने वायबिलिटी को लॉस कर देती है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका डोरमेंसी, ठीक है। डोरमेंसी क्या होती है, इफ इट इज़ द इनहिबिशन ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ ए वाइबल सीड ड्यू टू इंटरनल कंडीशन। दैट मीन्स कि सीड को हम फेवरेबल कंडीशन बाहर से सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, सीड जर्मिनेट नहीं कर रही है। तो दैट मीन्स क्या है कि उसके इंटरनल कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो सीड को इनहिबिट करनी है जर्मिनेशन से, उसी प्रोसेस को आप बोलते हो डोरमेंसी ऑफ द सीड। एडोरमेंट, ऐसे सीड को आप डोरमेंट बोलोगे। एडोरमेंट सीड जर्मिनेट व्हेन दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड, मतलब जब उसकी इंटरनल कंडीशंस को आप सेटिस्फाइड करोगे, मतलब उनको बिल्कुल प्रॉपर से वापस फंक्शन करने के लिए एक्टिवेट करोगे, तब वो सीड क्या करेगी, जर्मिनेट करेगी। नेक्स्ट फैक्टर है सेकेंडरी डोरमेंसी।
The seed of certain plant are able to germinate immediately after their ripening. However, if germination is delayed somehow, then seed may undergo dormancy is known as secondary dormancy. मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जब सीड के राइपनिंग पकते ही जर्मिनेट करने के लिए वो एबल होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो टाइम लगाते हैं जर्मिनेट करने में, तो उसको आप उस टाइम उस स्टेज को आप सेकेंडरी डोरमेंसी बोलते हो. There are many factors for the induction of the secondary dormancy. For example, in such case, it is induced with the seed is exposed to high temperature or high concentration of carbon dioxide. आज हम इतना ही पढ़ेंगे अबाउट सीड जर्मिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डोरमेंसी ऑफ द सीड. ठीक है, तो उसको क्लियर करेंगे. इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.